2 साल से कंटिन्यू जो मृदा परीक्षण हो रहा है उसमें पोटेशियम और सोडियम की भारी मात्रा में कमी आ चुकी है और इसके कारण जन है ना जो रोग से ग्रसित होने लगा है। अब पोटेशियम और सोडियम की कमी किसके लिए आई, इसका एक उदाहरण मैं बताता हूं आपको। 2012 में मेरे को जो पद्मश्री मिला, एक एपिसोड बना था सत्यमेव जयते, उसमें भी मेरा नंबर आया था। वहाँ पे एक 5 स्टार होटल के एक रूम में जयपुर के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गोपाल काबरा, जो संतोखबाद दुर्लभजी हॉस्पिटल के बहुत बड़े अधिकारियों में से थे। संयोग से वो मेरे साथ रूम में थे और वहाँ पर यही जैविक खेती के ऊपर चर्चा चली। उनका जो कहना था वो मेरे दिमाग से आज भी निकल नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ अन्न खाने की बात करते हैं, अन्न खाने से हम बीमार हो रहे हैं ये भी मानते हैं। सरकार ने अस्पताल खोल रखे, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल खोले हैं, मगर आने वाली संतति का निर्माण जिस बीज से हो रहा है वह बीज ही प्रदूषित। अब बीज में उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ गेहूं का बीज या चने का बीज या किसी का बीज, यहां तक कि उसका कहना ये है कि वो मानव बीज तक पहुंच गया। अब उसका कहना क्या था, उसका कहना यह था कि हम एक अनियंत्रित मात्रा से जब खेतों में यूरिया डाल रहे हैं, इस यूरिया के पानी का साथ मिलते ही और इस धरती में से सोडियम और पोटेशियम एक गैस के जरिए है ना जो वायुमंडल में उड़ जाता है और धरती सोडियम और पोटेशियम से खाली हो जाती है। सोडियम पोटेशियम नहीं होने से, जब धरती में नहीं है तो हमारे अन्न में भी सोडियम और पोटेशियम की कमी आएगी। जब हम जो धरती में जो खनिज तत्व जिनका डॉक्टर साहब ने भी चर्चा की थी, ये सारे के सारे खनिज तत्वों की जरूरत हमारे शरीर को भी है, क्योंकि प्रकृति ने कुछ रचना ही ऐसी की है कि जिन खनिज द्रव्यों के सहयोग से जो कृषि हम जो खाद्यान्न तैयार करके और मानव समाज को दे रहे हैं, उसको भी उसी मात्रा में उतने ही खाद्यान्न की आवश्यकता है। और जब धरती में सोडियम पोटेशियम नहीं होगा तो क्या होगा कि अन्न में भी नहीं होगा। जब उस अन्न को हम खाएंगे तो हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम की जरूरत की आपूर्ति नहीं होगी। ये एक परिवार में रहने वाले स्त्री को भी हो सकती है, पुरुष को भी हो सकती है। फिर अगर हम और आगे बढ़े तो उनका कहना था, ये मैं मेरी बात नहीं बता रहा हूं, उनका ये कहना था कि जब अन्न हमने खाया तो अन्न से बना रस, अन्न से रस, रस से रस, हाँ, मेद, मांस और ब्लड, जो भी उन्होंने कहा, अंत में इसका एक हड्डी बनता है और हड्डी के बाद जो हमारे 7 रस हैं, इनमें एक बीज बनता है, वो मनुष्य का शुक्राणु होता है। मगर आप आश्चर्य करेंगे कि हमारी लैब परीक्षणों में अन्न से लगाकर शुक्राणु तक के टेस्ट किए गए हैं, वह पोटेशियम और सोडियम उस शुक्राणु में भी नहीं पाएंगे। जब महिला, उन्हीं की धर्मपत्नी जब शुक्राणु ग्रहण करती है तो उनके पिंडज में भी वो है पर्याप्त मात्रा में नहीं था। जब बच्चे का प्रोसेस मां के गर्भ में होने लगता है, उस गर्भ में विकसित होते हुए बच्चे को भी सोडियम और पोटेशियम नहीं मिलता है और वहीं से उसके विकृति लेके और जन्म लेने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है।
माँ के गर्भ से बाहर निकलने वाला बच्चा हार्ट का रोगी पैदा होगा, ऐसा उनका अध्ययन था। अगर इस बात को हम अपनी खेती में देखें तो हमारे भी गेहूं के दाने में सोडियम पोटेशियम नहीं है, हम उसको बोएंगे, क्या फसल गुणवत्तापूर्ण होगी? अनेक अनेक द्रव्य उसमें नहीं है। ये तो हुआ हमारे बीज का विषय, पर धरती का जो कार्बन है वो किस परिस्थिति में है? 17 जुलाई 2019 आईसीआर की एक सभागार में एक बहुत बड़ी सेमिनार थी और उसमें खुद प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे, 11 कैबिनेट मंत्री थे। मगर विषय क्या था? विषय ये था, सन 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, 15 तक इन्होंने देश के विकास का मॉडल का जो खाका खींचा वो सब कुछ किया, पर इनको कृषि के ऊपर सोचने का इन्होंने उस एक साल में एक शब्द भी नहीं बोला। इनको सरसंघचालक मोहन जी भागवत ने नागपुर तलब किया कि जो समाज अन्न ब्रह्म का उत्पादन करके और प्रत्येक जीव की रक्षा के लिए जा रहा है, वो किसान की धरती, आगे आने वाली हमारी कृषि की रचना कैसी हो, इसके ऊपर अभी तक आपकी सरकारों ने कुछ नहीं सोचा। अब कहने वाले थे भागवत जी, प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने आनंद फानन में अमरावती से डॉक्टर सुभाष पालेकर को भी साथ लिया और आचार्य देवव्रत जो उस समय हिमाचल प्रदेश के वो राज्यपाल थे, इन सबकी सहायता से आनंद में एक नेशनल सेमिनार की आयोजन किया। अपने अपने वक्तव्य सबने रखे और बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से ये घोषणा कर दी, सन 2022 तक अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और मैं प्रधानमंत्री रहा तो किसान की आय को दुगनी कर। अब प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था वो बहुत मायने रखता है। नीति आयोग एक्टिव हो गया, आईसीआर एक्टिव हो गया और कृषि विभाग के जितने भी हमारा केंद्र का सेंट्रल का तामझाम सब एक्टिव हो गया कि अब क्या किया जाए। मगर अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, विविधता में एकता। देखो कृषि के जो दो भाग है, अभी डॉक्टर भाई साहब ने जो कृषि पराशर ऋषि का जो बात की थी, विविध प्रकार की कृषि, विविधता में एक। उन लोगों ने ये रचना की थी कि एक साल अगर हम ये फसल बोएंगे, दूसरे साल हम दलहनी फसल बोएंगे, तीसरे साल गहराई में उतरने वाली जड़ की फसल बोएंगे, चौथे साल धरती की सतह पर फैलने वाली जड़ की फसल बोएंगे, तो हमारी फसल की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और हमारी धरती से कार्बन का स्तर बना रहेगा। ये उनके ग्रंथों में बहुत क्लियर मैसेज लिखा हुआ है। मगर आज का हमारा जो कृषि का ज्ञान है या विज्ञान है, इन्होंने इसको किस तरह से लिया कि एक खेत है, एक पेड़ हम 12 फीट ऊंचा लगाएंगे, है ना, वो मोरिंगा का भी हो सकता है जिसमें पत्ते कम होते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर उसमें हम नीचे बेल वाली फसल लगाएंगे, उसके नीचे वो बेल वाली फसल मोरिंगा के पेड़ के ऊपर चढ़ेगी तो उसका सपोर्ट का भी काम करेगी। फिर उसके नीचे हम छोटी फसल यानी चना वगैरह कुछ भी ऐसा लगाएंगे ताकि इस दलहनी फसल से हमें न्यूट्रिशन है ना जो इनको मिलता रहे। और चौथा क्या किया कि धरती की गहराई में बैठने वाली फसल जैसे आलू है, शकरकंद है, ये लगाए।
एक जमीन में 4 फसल को एक साथ लेना, ये रचना आज के विज्ञान ने की और ये प्रधानमंत्री जी के सामने रखी कि अगर किसान की आय को दुगनी करना है तो इस तरह से हम ये योजना बना सकते हैं। वहीं पे हमारा जो पुरातन ज्ञान था, परंपरागत हमारे पूर्वजों का, वो क्या कहते थे, छांटो जो बांटो। हमने एक मूल क्रॉप लगाई, एक फसल लगाई और उसके अंदर एक दाना भी किसी दूसरा पौधा वनस्पति का उगा, तो वो उनका विज्ञान ये था कि जो दूसरा पौधा उग रहा है वो उस मूल फसल के हक का पोषण अपनी ओर खींचेगा और वो फसल कमजोर होगी। अंतर आया ना, सोच में एक अंतर आया। यानी उन्होंने कहा छांटो जो बांटो। कुछ कहावतें ऐसी लिखी, चित्रा चना चौगुना, चित्रा नक्षत्र में बोया हुआ चना 4 गुना पैदा होता है। ऐसे अनेक जो हमारे सिद्धांत थे जो चले आ रहे थे, और 60 के दशक से पूर्व जो भारत में जो भारतीय कृषि के नाम से जानी जाती थी, उसमें ये सारा का सारा विषय समावेश था। और उस कृषि को, वो एक स्वावलंबी कृषि थी और उसी को हमारे समाज ने एकीकार किया। अब जैसे जैसे विषय आया कि क्यों हमें अनाज की कमी है, आज फलाने गरीब के घर चूल्हा नहीं जला, हाहाकार होने लगा, तो रूस का एक वैज्ञानिक को बुलाया गया और उन्होंने, आश्चर्य है कि भारत में हरित क्रांति के पहले जो उन्होंने जो जमीन के जो टेस्ट किए थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक संतुलित रूप से कृषि करने की आवश्यकता है, अन्यथा भारत में एक बिहार प्रांत ही ऐसा है जो पूरे भारत के पेट को भर सकता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर कहा था, यहाँ पे जैविक कार्बन की मात्रा 3.40, 3.40 के अंश में जहाँ पे जैविक कार्बन है, वहाँ पे बताइए आप क्या डालने की आवश्यकता पड़ेगी? कुछ भी नहीं पड़ेगा। मगर धीरे धीरे इतने कार्बन के साथ विज्ञान जगत ने, क्योंकि जो पश्चिमी सभ्यता थी वो भारत से कृषि को नष्ट करना चाहते थे, और हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी शासन में, जिनमें उस काल खंड के विशेषकर प्रधानमंत्री जो ऑक्सफोर्ड लंदन से शिक्षा लेके आए थे, वो है ना इस कृषि को ये मानते थे बैलगाड़ी में चल के भारत का विकास नहीं हो सकता। और उन्होंने धीरे धीरे हर उस चीज को लाने का प्रयास किया जो भारतीय संस्कृति में एक अद्वितीय ज्ञान रखती थी, उसको नष्ट करने का प्रयास किया। पेड़ पौधे सब कुछ, और विनाश के साथ साथ हम जब आगे बढ़ने लगे, रसायन आने लगा। जब कार्बन की मात्रा 3.40 थी, 20 वर्ष तक उसमें मुट्ठी मुट्ठी यूरिया DAP डाला, तो अभी हमारी पैदा निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि कार्बन की मात्रा भरपूर थी। जैसे जैसे रसायनों की वजह से, पेस्टिसाइड से हमारे सूक्ष्म बैक्टीरिया समाप्त होने लगे और धरती में कार्बनिक खादों का पड़ना बंद हुआ और कार्बन की मात्रा घटने लगी। जैसे जैसे कार्बन घटता गया, सन 1995 में आने के बाद तो भारत सरकार के सामने ये स्थिति पैदा हो गई कि अब इसका भारत का सर्वे, क्योंकि जो पैदा बढ़ रही थी वो घट गई, रसायन बढ़ रहा है। फर्स्ट के साल में 1500 मैट्रिक टन केमिकल देश में प्रयोग हुआ था। सन 1995 में यही रसायन 95,000 मैट्रिक टन तक चला गया। कि रसायन बढ़ रहा है और हमारी पैदा घटना शुरू हो गई है। आखिर इसका उपाय क्या है? तो न्यूयॉर्क का एक NGO था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल मूवमेंट, उसको भारत की धरती का सर्वे का काम दिया गया। उसने ये रचना करके बहुत क्लियर 3 साल में अपनी रिपोर्ट पेश की है। उसने कहा कि ये तो भारत की धरती बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर पंजाब, हरियाणा,
राजस्थान का उत्तरी भाग, कुछ आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र ऐसे देश में आए हैं कि अगर इनमें सन 2030 तक भारत सरकार ने कृषि में परिवर्तन नहीं किया तो यहाँ की धरती बंजर हो जाएगी। ये जो विषय इतना गहराई से आया, पर जो सभा, जो जुलाई वाली सभा की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कार्बन का विषय इतनी तेजी से उठा था। 17 जुलाई 2019 11 कैबिनेट मंत्री उपस्थित थे, तैयारी पहले से हो चुकी थी, और 17 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच मेरे को मेल पे मैसेज मिलता है कि आपको 2 बजे से 3 बजे के बीच अतिथि संबोधन के नाम से इस सभा को संबोधित करना है। आपने जो भी नवाचार किया है वो यहाँ पे रखना है, और 20 मिनट आपसे कोई प्रश्न पूछे जाएंगे, उस प्रश्नों के जवाब आपको देना है। मेल में स्पष्ट लिखा था कि आपसे इस कृषि के मॉडल के ऊपर प्रश्न देश के प्रधानमंत्री भी कर सकते। अब मेरे लिए तो चिंता स्वाभाविक बात थी, इतनी बड़ी सभा, मैं किसान का बेटा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि शायद हमारे लिए परीक्षा की घड़ी आ गई। राष्ट्रपति ने पद्मश्री दे दिया, इतना देने के बाद अगर हम दुम दबा के घर पर बैठ गए और इस सभा में नहीं गए तो शायद किरकिरी होगी। लंबे समय से, कोई 30 सालों से योग ध्यान साधना में मैं करीब करीब निरत रहता हूँ। सवेरे उस ध्यान के समय जब ये चिंतन सामने आया, अचानक एक ऐसा विचार मस्तिष्क में कौंधा कि यार अपन को इनसे घबराने की आवश्यकता क्या है, ये इनकी मर्जी पड़े जो बोलो, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलो, डीजी कुछ भी बोले, पर हमने जो खेत में किया है वो विषय अगर हम वहां पे रखते हैं तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये विषय ध्यान में आते ही मैंने तय किया, अपने कोटा कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को ड्यूटी लगाई थी कि आप उनको लेके आएंगे। भैया जी जब सभा में बोलने लगे, 40 मिनट अपना समय पूरा होता ही मैंने उसको बंद कर दिया। अपना जो संबोधन था, जैसे भी विषय आपके सामने रखा जा रहा है, उसको बंद कर दिया, और 40 मिनट के बाद 20 मिनट बचे थे। मैंने कहा अब बड़ी सभा में कोई भी प्रश्न मेरे से कर सकता है, पर प्रश्न वही होगा जो मैंने अपने संबोधन में कहा, उसी में से आपको कोई प्रश्न करना है तो आप कर सकते हैं। 5 मिनट तक किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। 5 मिनट के बाद डीजी साहब खड़े हुए, महापात्रा जी, और उन्होंने कहा कि मेरे को आपसे कोई प्रश्न करना है। बोलिए। उन्होंने कहा कि आपने अपनी खेती का जो मॉडल बनाया है प्रकृति एवं गोवंश आधारित जैविक कृषि, मैंने कहा हाँ, और आपने इसमें यह भी कहा है कि 3 वर्ष तक 30% पैदावार घटेगी। जब तक जैविक कार्बन का रेशा न्यूनतम स्तर पर नहीं पहुंचता है, जब तक है ना इसमें पैदावार की कमी रहेगी, और जब कार्बनिक स्तर पर ये अपनी लेवल पकड़ता है तो फिर स्वतः इसमें पैदा होना शुरू हो जाएगा। वो सारे उपाय भी बताए, कार्बन को किस तरह से बढ़ाना है, क्या करना है, पर उन्होंने कहा कि आपको पता है इस देश में इस समय 132 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर हम आपके मॉडल को पूरे देश में लागू कर देते हैं तो 30 करोड़ लोगों के पास खाना नहीं रहेगा। ये प्रश्न डीजी का था, और फिर हम क्या जवाबदेही देंगे? क्या हम देश को भूखे मारेंगे? प्रश्न तो था ही सही। और आज का अत्याधुनिक विज्ञान की जो सोच है और जो वो लोग सोचते हैं, उसी के आधार पर उनका ये क्वेश्चन था कि हमें अधिक पैदा करना है, अधिक पैदा करना है। जैसे अमेरिका अधिक पैदा करता था, बचता था, उसको नहीं बिकता था, उसको समुद्र में फेंक देता था। अधिक पैदा करना है,
और वही स्थिति भारत की भी उस समय थी कि भारत के अपने खाद्यान्न के जो वेयर हाउसेज थे उसमें 10-10 करोड़ मैट्रिक टन चावल और गेहूं भरा पड़ा था और वो कह रहे थे खाद्यान्न की पूर्ति कहां से होगी। प्रश्न तो बहुत जटिल था। मैंने कहा सर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। तो क्या पूछिए। अच्छी कृषि की विकास दर हमारी धरती में बनी रहे इसके लिए किन किन खनिज द्रव्यों की आवश्यकता होती है। तो वो तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फौरन बता दिया। मेरे को ही पता नहीं था, पर उन्होंने तो बताया ही सही। मैंने कहा 16 खनिज द्रव्यों को उन्होंने बताया। मैंने कहा सर एक चीज और बच रही है, क्या? जैविक कार्बन। उसके उन्होंने चर्चा ही नहीं की थी, जैविक कार्बन। तो हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण द्रव्य है ना जो हमारी मृदा के लिए चाहिए। मैंने कहा सर न्यूनतम स्तर पर हमारी धरती में जैविक कार्बन की मात्रा कितनी चाहिए न्यूनतम स्तर पर, ताकि हमारी देश की कृषि की विकास दर बनी रहे। उनका कहना था कि वैसे तो बहुत ज्यादा चाहिए, पर न्यूनतम स्तर पर 0.90 यानी 1% से 0.10 कम, इतना तो अनिवार्य रूप से कार्बन चाहिए। मैंने कहा सर अगर इससे कम हुआ तो, कि इससे कम हुआ तो हमारी कृषि की पैदावार घटने लगेगी, चाहे फिर हम कितना ही रसायन का, केमिकल का इस्तेमाल करें। और इसका एक कारण और भी आएगा कि हम जितना केमिकल, जितना फर्टिलाइजर डालेंगे, हमारे कीट और हमारी धरती उसको आदी होती चली जाएगी। इसलिए कार्बन, मैंने कहा सर कार्बन ही धरती का प्राण है। तो क्या हाँ, कार्बन के बिना खेती संभव नहीं है। कार्बन नष्ट हो गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। बताइए सर, हमारी धरती में 2016 में, डॉक्टर साहब को तो पता होगा कि जिन 6 करोड़ किसानों के मृदा परीक्षण किट जारी हुए थे, वह मृदा परीक्षण किट पूरे भारत के किसानों के थे और उनका औसत एवरेज, डॉक्टर साहब का कहना था कि जिन 6 करोड़ किसानों के मृदा परीक्षण किट जारी हुए थे उसमें जैविक कार्बन का औसत एवरेज 0.05 पॉइंट है, यानी न्यूनतम स्तर से 18 गुना कम भारत की धरती में जैविक कार्बन बचा। मैंने कहा सर ये स्थिति क्यों पैदा हुई? तो कि किसानों ने हरित क्रांति के बाद कार्बनिक खादों का उपयोग बंद कर दिया, इसलिए कार्बन घटा है और ये बहुत ही भयावह स्थिति है। इसलिए किसानों को कार्बन बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। मैंने कहा चलिए ठीक है, किसान कार्बन बढ़ाने का प्रयास भी कर लेगा। मैंने कहा आप कृषि वैज्ञानिक है, कृषि पर्यवेक्षक है, कृषि विभाग के और अधिकारी है, डिप्टी डायरेक्टर है, जिससे भी अगर किसान ये पूछेगा कि साहब मेरी धरती में जिंक कम है, पोटाश कम है, नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है, तो बड़ी आसानी से आप ये कह देंगे कि आप बाजार में जाइए, इस मात्रा में लाके अपनी धरती में पूर्ति कर लीजिए। और किसान को बाजार से वो चीज लाके हमारी धरती में डालना होता है। मैंने कहा सर जैविक कार्बन की दुकान भी बता दो कहीं कहीं से। भाई जैविक कार्बन का स्तर घटा है ना, तो जैविक कार्बन की दुकान भी बताओ कि भाई भारत में ये जैविक कार्बन हमें उपलब्ध कहाँ होगा जहां पर किसान जैविक कार्बन की आपूर्ति करेगा। इतना अद्वितीय प्रश्न, मतलब उनका जवाब था मैंने कि देखो बहुत जटिल प्रश्न करके आपने मेरे को असमंजस में डाला है। जैविक कार्बन का उत्पादन पशुधन के गोबर के अलावा इस विश्व में कहीं पर भी नहीं है। विश्व में विशेषकर गोवंश का, अगर गोबर का हम इस्तेमाल करते हैं, ये प्रश्न भी बताया उन्होंने, तो किसान को इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। मगर अन्य जानवरों का अगर गोबर का हम इस्तेमाल करते हैं तो पहले लैब टेस्ट करा के उसके कंटेंट देखने पड़ेंगे
वो देखने पड़ेंगे। जैसे मुर्गी की बीट है, हम गाय का गोबर 1 बीघे में 1 ट्रॉली डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैदा भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। पर इसी व्यवस्था को देखते हुए चित्तौड़ में एक मुसलमान किसान था, अभी 4 साल पहले की बात है, उसके 7 बीघा खेत था और उस खेत के नज़दीक में एक पोल्ट्री फार्म लगा हुआ था। जब पोल्ट्री फार्म की वो सफाई करते थे तो उन बीटों का ढेर लगा लगा के बहुत इतना बड़ा ढेर लगा रखा है। अब उसको तो वहां से हटवाना था। उसने उस किसान से कहा कि पागल, कहाँ गायों का गोबर, कहाँ भैंस का ढूंढता फिर रहा है, इतना ढेर ये मेरे पास पड़ा है, इसमें से डाले ना जितना चाहे इतना, मैं तो तेरे से पैसे भी नहीं लूँगा। अब वो लगा जो उसके खेत में 1 बीघे में 1 ट्रॉली गाय का गोबर डालना था, उसने उसमें ट्रॉली लगा दी। अब वो 1 बीघे में 1 ट्रॉली जो उस बीट को 7 ट्रॉली 7 बीघा में उसने ना जो मुर्गी की बीट को डाल दी। आप आश्चर्य करेंगे कि एक दाना नहीं उगे उसके, जो भी फसल बोए फेल, जो फसल बोए फेल। क्या उसका कारण था, ये तो डॉक्टर साहब ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं। 3 साल तक कुछ नहीं होने के बाद फिर वो मैं परिवार के यहाँ मेरे पास आया कि मैं तो ऐसी उलझन में पड़ गया कि मेरे तो खेत में कुछ उगता ही नहीं है। तो मेरे तो मन में शंका ये थी कि नहीं उगता है तो इसका मतलब कार्बन इसकी धरती में 0 हो गया। फिर उससे पूछा भाई तेने क्या किया क्या नहीं किया, तो उसने बताया कि मैंने मुर्गी की बीट डाली थी। कितनी डाली थी? तो कह 1 बीघे में 1 ट्रॉली। मैंने कहा भैया बीज का नहीं उगने का कारण वही है, अब तुम ऐसा करो कि अलसी का बीज बहुत स्ट्रांग होता है। मैंने कहा तेरा भाग्य अगर चमक जाए तो तू 1 साल इसमें अलसी बोना शुरू कर। सर उसने अलसी बोया और बिल्कुल अलसी कुछ जर्मिनेशन कम तो हुआ, पर पूरे खेत में धीरे धीरे उसकी अलसी खड़ी हुई और उस धरती ने वापस वो अपना सिस्टम चालू कर लिया। तो विविध प्रकार की फसलों का जो एक किसान का जो अनुभव है ना, मेरे अपने खेत में धनिया 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 कोई 100 बीघे का धनिया बोते थे। एक 28 बीघा का खेत था, उसमें धनिया बोया तो वो जो चौरे रोग लगने लगा। 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, हर साल वही बीमारी। तो हमने झल्ला के, कोई उसकी बीमारी का पता नहीं लगा सका, और हमने झल्ला के क्या किया कि चलो इसमें शंकर ज्वार बो दो। मतलब इतना, जिसको अडान गांव के लोग बोलते हैं, उसको खाद डाल डाल के पक्का कर लेते हैं। तो बड़े गुस्से में आके उसमें शंकर ज्वार बो दिया। अब वो शंकर ज्वार की बुट्टियां इतनी बड़ी बड़ी है, मोटे मोटे पेड़। शंकर ज्वार को काटा, वो तो पैदा तो खूब हुई, पर शंकर ज्वार थोड़ी जल्दी की वैरायटी है, जल्दी आ जाती है और समय बच रहा था रबी की फसल बोने का। मैंने कहा यार ये इन डेलों में ऐसा करो रे, कुछ मत डालो, तुम तो यूं फेंक दो धनिया ऑफिस में। अपने तो अपनी क्रॉप तो ले ही ली, उसमें धनिया फेंका, वो रोग है ना डॉक्टर साहब स्वतः ही नष्ट हो गया। और आज 15 साल हो गए, वह बीमारी उसमें दोबारा लौट के नहीं आई। तो ये कभी कभी किसानों के अनुभव जो प्रकृति प्रदत्त स्वतः सामने आते हैं। बाद में जब हमने सरदार जी डिप्टी डायरेक्टर थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके खेत में आपके में निमोटेड की शिकायत थी, और ये निमोटेड है ना, जो ज्वार और बाजरे की जो ये जड़ें जो धरती की सतह पे यूँ फैलती है ना, उसकी वजह से निमोटेड नष्ट हो जाता है। तो अब ये एक अनजाने में जब कभी कभी ऐसे विषय आ जाते हैं ना, तो ये हुआ। तो वो जो विषय था वो इतना खतरनाक था, जिस सभा की बात मैं कर रहा हूँ, कार्बन का जो विषय आया तो कि कार्बन तो घटता जा रहा है। मैंने कहा सर अगर 2 साल के बाद भी अगर कार्बन और घटता है, क्योंकि केमिकल खेती तो हम कर रहे हैं, अगर सपोज करो कि ये कार्बन का स्तर 0.02 पॉइंट पे आ गया, तो हमारी धरती के हाल क्या होंगे। तो डीजी साहब का ये मानना था
कि 2 पॉइंट पर जहां जैविक कार्बन आया 0.02 पे धरती में बीजों का उगना बंद हो जाएगा। अब उनके प्रश्न का ये जवाब था, मैंने कहा सर फिर इस 132 करोड़ जनता को आप क्या खिलाएं? पूरे भारत में जब धरती में कार्बन का घटना, जब बीज नहीं उगेगा इसका मतलब हमारी धरती बंजर हो जाएगी या डेड हो जाएगी। इसका प्राण जैविक कार्बन है और उसी से उनके जीवों की रचना होती है। तो कि हाँ कि कुछ भी करो कि ये परिस्थिति तो बन सकती है। अब ऐसी स्थिति में तालियों का शोर तो खूब मचा उस सभा में, पर वो समय ज़्यादा हो गया। वो एक मर्यादित मंच था। जब मैंने उसको बंद करके चलने लगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भैया जी मेरे प्रश्न का तो उत्तर मेरे को मिला ही नहीं, आपका प्रश्न कौन सा है? आपको पता है आनंद में मैंने जो घोषणा की थी कि 2022 तक मैं किसान की आय को दुगनी कर दूंगा। विशेषकर आज की ये संगोष्ठी उसी विषय को लेके है और आप बहुत अच्छा लगा। पर अब अपने फार्म पे आपने जो भी किया है वो बताइए कि आपने इसमें से आय को दुगनी किया है या कम किया है या अनाज कम पैदा किया है, वो बताइए। मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी 2 विषय हैं, एक लागत मूल्य को घटाना, कृषि के अंदर जो लागत मूल्य आ रहा है इसको घटाना और उससे गुणवत्तापूर्ण उपज तैयार करके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के मानकों के अनुसार मानव के खाने के लिए अनाज हो, ऐसा खाद्यान्न हो, ऐसा अनाज पैदा करके जो हर तरह से परिपूर्ण हो और उसको अच्छे दामों में बेचना। मेरी दृष्टि में तो यही एक ऐसा उपाय है जो किसान की आय को दुगनी कर सकता है। कि जैसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में यह तय था 1 किलो गेहूं के उत्पादन पर 32 रुपए किलो का किसान का खर्चा आ रहा है। ये थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ की सहयोगी संस्था है कि इंडियन एग्रो इकोनॉमी, उसके सर्वे में आया था 30 रुपया खर्चा। और पतंजलि योगपीठ, इसने भी कृषि के ऊपर रिसर्च की है, इनके रिसर्च में आया था 28 रुपये कि 1 किलो गेहूं पे किसान का 28 रुपये का खर्चा आ रहा है। यानी वो लागत मूल्य इन्होंने निकाला था। मैंने कहा 28, 30 और 32 यानी 30 रुपये इसको हम मिनिमम मान लेते हैं कि 30 रुपये किलो 1 किलो गेहूं के उत्पादन पे खर्चा आ रहा है। तो इस समय किसान का गेहूं 17 रुपये किलो बिक रहा है। 17 रुपये किलो जब गेहूं बिकेगा तो ये 15 रुपये किलो किसान कहाँ से लाएगा और इसकी आपूर्ति कहाँ से करेगा? यह जटिल प्रश्न था। आपके फार्म पे लागत मूल्य कितना आ रहा है? तो हमने उसको निकाला हुआ था। तो मैंने कहा हमारी बाजार आधारित कृषि नहीं है और अपना खेत, अपना खलिहान, अपना पानी, अपने पर्यावरण की शुद्धि और अपना श्रम, इन सबको अगर मिलाकर हम आगे बात करते हैं तो हमारे 11 रुपये किलो का खर्चा आ रहा है। तो ये 11 रुपये किलो का किस मद में आ रहा है? डीजल इंजन से पानी निकालना, बिजली का बिल भरना और बहुत आवश्यक समय पे श्रमिकों को श्रम देना, यही इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। अगर हमारा गेहूं 11 रुपये किलो का इसमें खर्चा आ रहा है और 17 रुपये किलो MSP पे बिक रहा है तो 6 रुपये किलो किसान की जेब में सीधा बच रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दुगना काम हुआ, 6 रुपये ही तो बचा ना, ये दुगना काम हुआ। मैंने कहा सर अभी आपने पूरी बात नहीं सुनी, अब पूरी बात सुनिए। जब हमारी गेहूं के ऊपर ही चर्चा हुई है,
हमारे फार्म स्वामी विवेकानंद जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र पे 3 वैरायटी के गेहूं। एक गेहूं है राज 1544, दूसरा है एमपी शरबती और तीसरा है पैगंबरी, जो अभी भाई साहब वो गोलदानी की चर्चा कर रहे थे। पैगंबरी 3 वैरायटी के गेहूं बो रखे हैं। 1544 की उपज लगभग 21 क्विंटल प्रति एकड़, पैगंबरी की उपज 20 क्विंटल प्रति एकड़ और एमपी शरबती की उपज 17 क्विंटल प्रति एकड़। ये तीनों का विषय मैंने उनके सामने रखा। तो डीजी साहब ने कहा कि रासायनिक कृषि से तो ये उपज 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक चली जाती है, तो इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? मैंने कहा सर, पैगंबरी बिक रहा है 60 रुपए किलो, एमपी शरबती बिक रहा है 50 रुपए किलो और 1544 बिक रहा है 40 रुपए किलो। अगर हम इसको मीडियम क्लास में लेते हैं टोटल उपज के, तो ये 50 रुपए किलो हमारा गेहूं बिक रहा है। अब आप उपज जोड़िए, रासायनिक कृषि से जो 25 क्विंटल उपज हो रही है वो आपकी एमएसपी की रेट से 43-44 हजार रुपए प्रति एकड़ का बैठ रहा है। और इधर हमारा जो उत्पादन है, हम 8 क्विंटल प्रति एकड़ का ही जोड़ लें तो भी ये उपज 50 रुपए किलो से 20 क्विंटल 20 क्विंटल बनता है। अगर 20 क्विंटल का जोड़ते हैं तो 50 रुपए क्विंटल से ये 1 लाख का बनता है। और रासायनिक खेती से उत्पादन किया हुआ 44,000 का बनता है। अब आप बताइए कि ये दुगना हुआ कि नहीं हुआ? तो डीजी साहब ने दूसरा प्रश्न ये उछाला कि मैं कैसे मान लूं कि आपका गेहूं इस भाव बिकता है। पर जैसे ये बैग है ना मेरे पास, इस तरह से तीनों वैरायटियों की जो हमने उपभोक्ताओं को मार्केटिंग की थी उसकी बिल बुक मेरे पास रखी हुई थी। तीनों को खोला, उनको ये उपभोक्ता है, इस पे उसके मोबाइल नंबर है, आप उनसे फ़ोन करके पूछिए कि उन्होंने हुक्म जी के यहाँ से गेहूँ किस भाव खरीदा। अंत में उसको स्वीकार किया गया। और यही मॉडल अनेक हो सकते हैं, पर कृषि को बदलने का, इससे हमारी धरती भी बचेगी, किसान की आय भी होगी और कुछ आय प्रधानमंत्री जी की बात को भी हम थोड़ा थोड़ा उसमें सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसा मैंने विषय रख कर इस बात को समाप्त कर दिया। तो समय तो बहुत लंबा भी है। अब बीज से लेकर बाजार तक किसान के सामने क्या विषय आते हैं, इन बीज से लेकर बाजार तक जो भी विषय अगर आपके मन में कोई शंका पैदा कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न। अगर ये चालू हो जाता हो तो उनको दें। हेलो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो भाई साहब जो रजिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है और वो सीधी सीधी नहीं हो पाती, इसलिए इस पे कुछ ध्यान दिया जाए। भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय कम से कम 15 से 20 वर्ष पहले वाणिज्य मंत्रालय को निर्देश दिया गया था कि हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट दुनिया के देशों से कम है, इसलिए कोई ऐसा उपाय किया जाए कि हमारा एक्सपोर्ट कृषि उत्पाद का बढ़े। तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की रचना हुई और फसल की गुणवत्ता को सुधारने का एक प्रक्रिया भारत में शुरू हुई। उसमें इस देश में 22 ऐसी संस्थाएं जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई भी थी और कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी थी, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाली भी थी। ऐसी संस्थाओं को किसानों की फसल की गुणवत्ता को सुधारने का काम दिया गया
और उसी में ये जैविक प्रमाणीकरण का विषय सामने आया। मुरारका फाउंडेशन, आपने कभी नाम सुना होगा। भारत सरकार ने मुरारका फाउंडेशन की रचना की थी, मगर इसमें वहीं से यूपीए गवर्नमेंट थी, वहीं से एक षड्यंत्र शुरू हो गया। कमल मुरारका जो वाणिज्य मंत्री था, उन्होंने ये मुरारका फाउंडेशन की रचना करी। वो जो करोड़ों रुपया जो इसके ऊपर बजट आने वाला था, वहां से ही उस मुरारका फाउंडेशन ने हड़प कर लिया। यानी जो स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने इसको हड़पने का प्रयास किया और हमारे यहाँ आया। क्योंकि मसाले यूरोपियन देशों को ज़्यादा निर्यात होते हैं, तो हमारे झालावाड़ जिले में 300 किसानों का चयन हुआ। उसमें ये हुआ कि 4,000 रुपया उसकी फसल कम होगी तो ये मुरारका फाउंडेशन भारत सरकार की उस राशि में से किसान को देगा और 4,000 रुपया मुरारका फाउंडेशन का रहेगा। मतलब वो जो श्रम कर रहा था ना, उसका रहेगा। तो प्रति हेक्टेयर ये योजना बनी और 3,000 किसान हमारे झालावाड़ जिले में उससे जुड़े। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक चले गए और 3 साल में जाने के बाद अब 3,000 किसानों के प्रमाण पत्र, ये जो अपने एक एशियन पता नहीं क्या एक प्रमाणीकरण संस्था है यहाँ जयपुर में, उसने इसका प्रमाणीकरण किया था। जब भी वो ऑडिट पे आता था, ये जो मुरारका फाउंडेशन वाले टेबल के नीचे से नोटों की एक गड्डी उसको सरकाते थे और अपनी ऑडिट रिपोर्ट पर सही कर देता था। 3 साल में सारे किसानों के प्रमाण पत्र तैयार हो गए। अब यहाँ तक ठीक था कि वो प्रमाण पत्र किसानों को मिलने चाहिए थे। वहां फिर उसके दिमाग में एक कुटिलता आई कि जब 3,000 किसान जैविक करने वाले हमारे पास में हैं, तो क्यों ना इससे कोई बिजनेस किया जाए। और उसने उन 3,000 प्रमाण पत्रों के आधार पे किसानों को नहीं दिए और हमारी झालावाड़ से 10,000 टन धनिया मंडियों से, बाजार से खरीद के और यूनाइटेड स्टेट को है ना जो एक्सपोर्ट किया। पर वो सरकारें इतनी गफलत में नहीं रहती है। जैसे ही जहाज बंदरगाह पे लगा और उस धनिया का लैब टेस्ट हो गया और उस धनिया को वापस लौटना पड़ा। फिर यहाँ MBH वाले को उन्होंने बेचा। पर ऐसी कितनी ही परिस्थितियां हुई। अनेक NGO 2008 में यहाँ से जलगांव से, जब कृषि मंत्री ये शरद पवार जी जो अभी है ये थे, जहाज का एक कंपार्टमेंट ऐसी करके और जलगांव से अंगूर एक्सपोर्ट किया। वो अंगूर एक्सपोर्ट नीदरलैंड और डेनमार्क को किया और इसकी भी वही हाल हुआ। वहाँ जाके चेक हुआ और इसमें 82% अंगूर में पेस्टिसाइड पाया गया और उन्होंने कह दिया कि ये समुद्र में, हमारे समुद्री क्षेत्र में भी नहीं फेंकना है, आप अपने जलगांव ले जाके इसको फेंको। ऐसा अनेक घटनाएं हमारे भारत में घटी और इसका परिणाम ये आया कि जो प्रमाणीकरण संस्थाएं जो प्रमाण पत्र बना के दे रही थी, इसमें 3 क्वालिटी थी। डॉक्टर साहब को पता होगा, NPOP, NOP और USDA। NPOP हमारे डोमेस्टिक बाजार में यानी भारत के अंदर ये जैविक प्रमाणिकता का काम करती थी, भारत में हम इसको माल को बेच सकते थे। पर NOP यूरोपियन कंट्री के लिए और USDA यूनाइटेड स्टेट के लिए, जब ये प्रमाण पत्र यहाँ से दिए जाने लगे, इनके आधार पर हमारा उत्पाद दुनिया के देशों में जाके फेल होने लगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय पर यह दबाव आ गया कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 एजेंसियां काम करेगी भारत में और वही ये प्रमाण पत्र दे सकेगी, NOP और USDA। बाकी सबको रिजेक्शन में डाल दिया। हमारी ये जो रोका है, अब मेरा था ना 5 साल तक, जब तक एक्सपोर्ट हुआ तब तक हमारे पास NOP था। बाद में ना इन्होंने कह दिया कि आपका NOP इस कारण से रिजेक्ट किया जाता है। अब रिजेक्ट किया जाता है तो माल दुनिया के विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं हो पाया उसकी वजह से। और अपने भारत के 6 लाख किसानों ने है ना जो इनके पंजीयन रद्द करवा दिए।
कि जब आप पूरा एनओपी नहीं दे पा रहे हो, यूएसडीए नहीं दे पा रहे हो, तो हम तुम्हारा हर साल हम फीस काहे की भरें। ये जो समस्या आई है ना, ये प्रमाण पत्र में बाधक बनी है। ये कोई इतनी बड़ी जटिल प्रक्रिया नहीं थी। अगर आप सिर्फ एनओपी का एनपीओपी का करवाना चाहते हैं तो आज भी आप जाके करा सकते हैं। रोका का ऑफिस है पंत कृषि भवन में 3री मंजिल पे, आप जाइए, उनसे बोलिए और आप तो सीधा निदेशक से मेरी बात करा देना, उसी दम आपका पंजीयन होगा। पर ये चीज आप नहीं ले पाएंगे। अब मेरे पास कुछ किसानों की शिकायत आई थी कि आप भारतीय किसान संघ की दृष्टि से आप इसके ऊपर प्रेशर बनाइए। तो मैं ये जो संस्था है ना, एपिडा, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसकी जो समिति है उसका मेंबर हूँ। तो वहाँ पर यह प्रश्न आया सामने कि अब तो इसमें पीएमओ हाउस ही दखल दे सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारा एक्सपोर्ट, जो कितने ही एनजीओ कुछ संस्थाएं जो एक्सपोर्ट कर रही थी वो रुका, उसकी वजह से वो प्रभावित हुआ। जिन 4 संस्थाओं जैसे कंट्रोल यूनियन है और यूरेका है, ये इंटरनेशनल संस्थाएं, अगर इनसे अगर हम कराते हैं तो ये वो प्रमाण पत्र दे सकती है, पर एक किसान का शुल्क 55,000 रुपये, उसको किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये विषय। और कोई प्रश्न? तो लीजिए, इस प्रेरणास्पद और तथ्यात्मक उद्बोधन के बाद मैं सोचता हूं कि यहाँ बैठे हुए हमारे किसान भाइयों की मानसिकता में बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा और उद्बोधन की श्रृंखला में आशीर्वचन प्रदान करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा आचार्य परमानंद जी से कि वे इस संगोष्ठी में पधारे हुए सभी किसान भाइयों को आशीर्वचन प्रदान करें। वहीं तक